5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान। एमपी में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की लिस्ट। सीएम शिवराज व बुधनी से लड़ेंगे चुनाव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से मिला टिकट। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। खड़गे बोले देश भर में जातीय जनगणना की मांग उठाएंगे। 5 राज्यों में पूरी ताकत से जीतेंगे। शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। अजीत गुट के विधायकों पर कार्रवाई की मांग। इजराइल में हमास ने मचाई तबाही। बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाके संग घुसपैठ को तैयार। तालिबान। इजराइल पर ट्रिपल अटैक का खतरा। यूपी के बुलंदशहर में हथियारों के दम पर बैंक में दिन दहाड़े लूट। फिल्मी अंदाज में 3 बदमाशों ने बैंक में घुसकर लूटे 7 लाख कैश। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट से हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर उन्हें सभी दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बातचीत की है। पिछले 6 महीने से चुनाव की तैयारियां की जा रही थी। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपने केस की जानकारी देनी होगी। बुजुर्ग मतदाता घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदान केंद्र 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं होगा। आदिवासियों के लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी देशवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसके लिए जो भी समय होगा, सुरक्षा को देखते हुए हम आपको सूचित करेंगे। And Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji. अब बात अगली खबर की। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की जानकारी दी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 कुल सीट 119। पहला चरण 7 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ये मिजोरम की बात हम कर रहे हैं, मिजोरम की बात कर रहे थे। अब अगला राज्य तेलंगाना है, जहां पहला चरण 30 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अगला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां कुल 90 सीटों का चुनाव होना है। पहला चरण 7 नवंबर और मतगणना की अगर बात की जाए तो 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब विधानसभा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए दूसरे चरण की, तो 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब अगला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पहला चरण 17 नवंबर, यहां एक ही चरण में चुनाव होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। और कुल 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव 2023 5 राज्यों के चुनावी आंकड़ों पर हम नजर डाल रहे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो पहला चरण 23 नवंबर को होगा, मतगणना 3 दिसंबर को होगी। और कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 200 सीटों पर चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे। और 23 नवंबर राजस्थान में पहला चरण होगा, जहां वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को लगभग सभी राज्यों में मतगणना होगी। अब देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के सामने जातीय गणना का कार्ड फेंका है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने
हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है। आपको बता दें, महकोनी बीट 369 में हाथी का हमला हुआ है। वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत बीट का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 50 वर्षीय गरीबा बंजारे की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक के साथ 2 व्यक्ति और मौजूद थे। तीनों व्यक्ति अर्जुन परिक्षेत्र के दलदली महकोनी में गए हुए थे। जंगल में जड़ी बूटी खोजने पहुंचे थे ये तीनों लोग। हमला कर मृतक का बायां पैर शरीर से अलग हो गया। क्षेत्र में हाथी की दस्तक से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तो हाथियों के हमले से दर्दनाक मौत हुई है एक व्यक्ति की। हमला कर मृतक का बायां शरीर हाथी के हमले से 2 हिस्सों में बंट गया। क्षेत्र में हाथी की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बलौदा बाजार से अहम खबर, महकोनी बीट में हाथियों का आतंक साफ तौर से नजर आया। वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत बीट का यह मामला बताया जा रहा है। परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत दलदली जो क्षेत्र है, वहां पे कक्ष क्रमांक 369 गिधौरी पठार नामक एक स्थल है, जो जंगल से लगभग 6 किलोमीटर अंदर का स्थल है। वहां पे एक हाथी के हमले से एक घटना घटित हुई है। जो घटना घटित हुई है वह उनका मृतक का नाम गरीबलाल वल्द बाबूलाल बंजारे, उम्र 50 वर्ष। मौका जांच करने पर यह पता चला कि वो अपने 2 साथियों के साथ रात को जंगल गए थे और जंगल में ही रुके थे। वहीं पे उन्होंने खाना बनाया था और हमारे स्टाफ के द्वारा रेगुलर मुनादी कराई जा रही थी। और जो इस साइड के गांव हैं, अर्जुनी क्षेत्र के गांव है, वहाँ पे मुनादी कराई गई थी। किंतु यह जो लोग हैं, यह दूसरे साइड से बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले से आए थे और रात को जंगल में ही रुके थे। अगली खबर सुकमा से है। विस्फोटक के साथ एक माओवादी गिरफ्तार हुआ है। आईडी विस्फोट में शामिल था ये माओवादी। 20 सितंबर को कोरमेटा में हुई थी ये घटना, जिसमें ये माओवादी शामिल था। ग्राम पारलागट्टा के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सीआरपीएफ और
कोबरा वाहिनी ने इस सातिर को पकड़ा है। तो 20 सितंबर को कोरमेटा में एक घटना में यह शामिल बताया जा रहा है। ग्राम पारलागट्टा के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आईडी विस्फोट में शामिल था यह माओवादी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 20 सितंबर को कोरमेटा में एक घटना में यह शामिल बताया जाता है माओवादी। ग्राम पारलागट्टा के जंगल से इस माओवादी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें सीआरपीएफ और कोबरा वाहिनी ने इस माओवादी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सुकमा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विस्फोटक के साथ एक माओवादी गिरफ्तार किया गया है। आईडी विस्फोट में शामिल था ये माओवादी। आपको बता दें 20 सितंबर को कोरमेटा में एक घटना हुई थी, आईडी ब्लास्ट की घटना, जिसमें ये माओवादी शामिल था। अगली खबर कांकेर से है। गणेश विसर्जन में डीजे बजाने पर हुई है कार्रवाई। आपको बता दें कोर्ट ने दिए जब्त वाहनों की नीलामी के निर्देश। उल्लंघन में डीजे संचालक पर भी कार्रवाई हुई है। 5 वाहनों को इस दौरान सीज किया गया है। कांकेर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। उल्लंघन में डीजे संचालक पर कार्रवाई हुई थी। 5 वाहनों को इस दौरान सीज किया गया है। कोर्ट ने दिए हैं वाहनों को नीलामी के निर्देश। उल्लंघन में डीजे संचालक पर कार्रवाई हुई थी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गणेश विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर यह मामला सामने आया था। रोक के बावजूद कांकेर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। गणेश विसर्जन में डीजे बजाने पर कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने दिए जब्त वाहनों के नीलामी के निर्देश। तो कांकेर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। 5 वाहनों को किया गया था सीज। कोर्ट ने दिए जब्ती वाहनों के नीलामी के निर्देश। तो ये अहम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने का ये मामला, उल्लंघन में डीजे संचालक पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा 5 वाहनों को भी सीज किया गया था और अब कोर्ट का आदेश हुआ है कि इन वाहनों की नीलामी की जाए। कांकेर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब बात अगली खबर की। अगली खबर कवर्धा से है। किसानों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये घेराव किया गया है। चारों ब्लॉकों में कारखाने खोले जाने की मांग की गई है। साथ ही सड़क पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये घेराव किया गया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 ब्लॉकों में कारखाने खोले जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया है। कुल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह घेराव और प्रदर्शन किया गया है। चारों ब्लॉकों में कारखाने खोले जाने की मांग सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन सामने आया है। सड़क पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया है और मांग पत्र रखा है सामने। कवर्धा से खबर आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने डीएम का कार्यालय का घेराव किया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले घेराव और प्रदर्शन किया है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह घेराव और प्रदर्शन किया गया है। चारों ब्लॉकों में कारखाने खोले जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन सामने आया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किया गया यह प्रदर्शन। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर घेराव और प्रदर्शन किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित पेंड्री अटल आवासीय निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो मतदान भी नहीं होगा। फिर चाहे पार्षद आए, महापौर आए या फिर विधायक आए, हम किसी को मतदान नहीं करेंगे। वार्डवासियों ने बताया कि
1075 ब्लॉक वाले पेंड्री अटल आवास की छतों से पानी टपकता है। पीने के पानी व नाली की भी परेशानी है, जो अभी तक ये समस्याएं हल नहीं हुई हैं। लोग यहाँ अटल आवास पे 7 साल से रह रहे हैं। उस जगह पे नाली का समस्या है, पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है और हमारा घर इतना जर्जर हो चुका है कि अगर हम रात पे सोते हैं तो सुबह सही सलामत उठने का उम्मीद ही नहीं है हमारे को। उस जगह पे पानी टपक रहा है या मतलब सांप आ रहा है, घर पे बिच्छू आ रहा है। ऐसे पार्षद सबके पास गए, हम आयुक्त के पास भी गए हैं, महापौर के पास गए हैं, मुद्याल सर के पास गए, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हुआ, 1 साल से दौड़ रहे, अगले बारिश से इस बारिश तक दौड़ रहे, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। समस्याएं हैं जैसे कि मकान के नीचे पीछे में नाली नहीं है और रोड जर्जर है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाईलाइट समस्या ये है कि वहाँ का जो मकान हम लोग को आवंटित किए हैं 2017 में हम लोग को आवंटन दिया गया है और 7 साल हो गए हम लोग को रहते हुए वहाँ। 7 साल में सर वो मकान की हालत इतनी गुणवत्ताहीन है कि वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय से मेरा माटी मेरा देश कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे, पुलिस बल के जवान शामिल रहे। ग्राउंड में स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य किया है। 2 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम समापन किया। माटी को रायपुर भेजा जाएगा और रायपुर से मिट्टी को देश आपको बता दें दिल्ली अमृत वाटिका भेजा जाएगा। मेरा देश मेरा मिट्टी आज़ाद अमृत महोत्सव की सेकेंड फेज है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से हमारी सीआरपी को ये दायित्व दिया गया है कि हर गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से सब डिवीजन, सब डिवीजन से जिला स्तर, जिला से राजधानी और राजधानी से भारत की राजधानी दिल्ली पे इसको लिया जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर 22 बटालियन तैनात है, जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में 22 बटालियन के कमांडेंट से हमने तालमेल बैठाकर हमारे नोडल एजेंसी हमको बनाया गया है। उन्हीं से हर गांव, हर ब्लॉक और हर सब डिवीजन से मिट्टी कलेक्ट किया गया और ये मिट्टी आगे रायपुर जाएगी, रायपुर से ये दिल्ली जाएगी। दिल्ली में एक अमृत वाटिका बन रहा है और सुकमा की गर्व गौरव को लेके जो मिट्टी है, जिसमें बहुत सारे शहीदों की त्याग है, बलिदान है, ये हमारे लिए भी बड़ा गौरव की बात है कि ये मिट्टी जाकर दिल्ली की अमृत वाटिका में स्थान पाएगा। और जब भी कभी आप दिल्ली भ्रमण करेंगे, आपको ये गौरव महसूस होगा कि हमारी मिट्टी की खुशबू भी इसी गौरव वाटिका में। थैंक यू। नगर में हाथियों के उत्पात से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें, वन परिक्षेत्र वाड्राफ नगर के मेडारी जंगल में हाथियों के द्वारा एक व्यक्ति को कुचल दिया गया। घटना रविवार शाम 6 बजे की है, जब व्यक्ति वाड्राफ नगर से मार्केट कर घर वापस आ रहा था। मार्केट से घर वापस आते समय जंगल में हाथियों का दल अचानक दिखाई दिया और व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, हालांकि हाथियों ने उसको कुचल दिया। परिक्षेत्र अधिकारी वाड्राफ नगर ने इस बात की पुष्टि की है। यहाँ मेढारी गांव है, फुकली में हुआ, पारा है, फुकली में हुआ और यहाँ के 5 व्यक्ति गए थे बाजार गए हुए, 3 गाड़ी में रहे और आते समय इन लोगों को शाम हो गया, करीबन 5 साढ़े 5 बजे। और इसके बीच में जंगल में अचानक हाथियों का दल से उनका मुलाकात हो गया। अब मुलाकात के बाद में उन लोग इधर उधर अपना जान बचाने के लिए भगे। एक व्यक्ति नहीं भाग पाया, उसको हाथी के द्वारा कुचलकर मारा गया और हम लोग उसके परिवार को, उसकी पत्नी को तात्कालिक सहायता राशि उनके दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपये अग्रिम दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अरपा पार के चांटीडीह के सैकड़ों मकानों को तोड़ने निगम प्रशासन कार्यों में जुट गया है, जिसको लेकर नोटिस दिया जा रहा है और लोगों को घर खाली करने को कहा जा रहा है। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। हालांकि निगम ने सभी प्रभावित लोगों को सरकंडा क्षेत्र में ही अटल आवास वितरित किया है, लेकिन आवास का घर छोटा है और कोई भी सुविधा नहीं होने पर लोग वहां रहने नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही उक्त आवास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों को अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है, जो अपने घरों का स्थायी पट्टा मांग रहे हैं और निगम के घर तोड़ने का विरोध भी कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रभावितों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है।
समस्या ये लेके आए हैं। आज हम लोग 50 से 60 साल से बसे हुए हैं चाटी जी में। हम लोग पट्टाधारी हैं और बरुआ साहब जा रहे हैं टोटल कि तुम लोग बेजा कब्जाधारी हो कहते, बिगर सूचना और जानकारी का मकान को तोड़ रहे। ये कहाँ का नियम है कि हम लोग जाए तो जाए? जो हमको आवाज दिया है उसको हम पैसा में खरीदे हैं। हमारे बड़े परिवार है, हमको जो फार्म दिया उसमें नहीं लिखा है कि तुम्हारे मकान तोड़ेंगे। हमको खरीद में दिया है वो, तो हम कैसे इस मकान छोड़ के चले जाए? उसी का नेता बोलते हैं ये मोहब्बत का दुकान है और एक क्या बोलता है भरोसे का सरकार है। फिर मोहब्बत का दुकान और भरोसे का सरकार कैसे गरीब का मकान को तोड़ रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग वहाँ से नहीं जाने चाहते, चाहे जो भी हो जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों का उल्लंघन कर चयन किए जाने का आरोप लगाते हुए शामिल अभ्यर्थियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सोमवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन में अनियमितता होने की आशंका जताई है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर सिरवास के नेतृत्व में पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट में मामला होने के बावजूद शासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जिसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी करने से ठीक पहले रिजल्ट घोषित न कर उसे पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। जिसे रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है वह कई शंकाओं को जन्म दे रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस भर्ती में भी गड़बड़ी की जा रही है, लिहाजा परिणाम पर रोक लगाकर फिर से मेंस की परीक्षा आयोजित की जाए। आज हो जाएगी नहीं, हमारी सरकार रही 10 साल, इतनी कभी एडवर्टीजमेंट नियम में अब तो बसों को ही सरकार ने बर्बाद किया है। तुम तो खुश हो रहे होगे, हमारे तो मिलता होगा एडवर्टीजमेंट, चैनलों को अखबारों को मिलता होगा, तो इतना पैसा जनहित में करते। एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है लेकिन कुछ सीमा में। अब बात अगली खबर की। शिवनाथ नदी बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन कही जाती है, परंतु बरसात के दिनों में खारून नदी का उग्र रूप देखने को मिलता है, जिससे क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों को तट पर मिट्टी तेजी से कटाव व बहाव का अत्यधिक खतरा होने के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नदी में पानी के तेज बहाव के कारण नदी किनारे तट पर उपस्थित मिट्टी बह जाने से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जिससे गांव की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बीच ग्राम पंचायत सलधा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सलधा शिवगंगा आश्रम के पास तटबंध का निर्माण किया जाएगा, ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके, जिसके लिए भूमि पूजन विधायक छाबड़ा के द्वारा किया गया। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहाबाद के भूना की अनाज मंडी से है, जहां खाद के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। वह खाद के लिए सुबह से भूखा प्यासा लाइन में लगा हुआ था और दोपहर को उसकी तबीयत बिगड़ी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। बता दें कि भूना की अनाज मंडी स्थित सरकारी विपणन एवं प्रसाधन समिति में डीएपी खाद आई हुई है। किसान गेहूं बुआई के लिए खाद खरीदने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। गांव जांडली खुर्द निवासी 72 वर्षीय दलेल सिंह आज सुबह 7 बजे ही यहां आकर लाइन में लग गया था। देखिए, आज बड़ी दुखदायी घटना है। भूना अनाज मंडी में एफएड की सोसाइटी में जैसे ही खाद वितरित शुरू किया इन्होंने बांटना, तो सुबह से ही 5 बजे से किसान लाइन में था और किसान की कम से कम 2 बजे तक बारी ना आने की वजह से किसान लाइन में भूखा प्यासा वो खड़ा रहने की वजह से उसको एकदम अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आने के मुताबिक उसकी मृत्यु हो गई और तमाम किसान। रुक अगली खबर का। दिल्ली से सटे हरियाणा के जिला फरीदाबाद में एक कलयुगी मां ने बच्ची को जन्म तो जरूर दिया, लेकिन बेटी पैदा होने से शायद मां खुश नहीं थी। इसलिए मां ने बच्ची को एनएचपीसी चौक के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गई।
बच्ची के झाड़ियों में पड़े होने की जानकारी उस समय मिली जब वहां से गुजर रही महिलाओं ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद महिलाओं ने बच्ची की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर फरीदाबाद अस्पताल के निक्कू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराया है। कल की बात है 8 अक्टूबर की कि रात को जो है सराय ख्वाजा के थाने की पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु बच्ची कल एक यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में लाई गई और एसएनसीयू में दाखिल कराई गई है, जो कि उनको कहीं से मिली है, जो कि अबंडन कर रखी थी, छोड़ रखी थी, कहीं से उनको प्राप्त हुई और उसको यहाँ एसएनसीयू में दाखिल किया गया है। बच्ची का जो है वज़न करीब 3 किलो है, स्वस्थ है और जो बच्ची जो इसकी जो उम्र की बात करते हैं तो करीब ये लगती है 4-5 दिन की करीब इसकी उम्र लगती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस केकेसी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर सिंह ने आज रोहतक, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, नारायणगढ़, अंबाला व पंचकुला की नई कार्यकारिणी का गठन कर नियुक्ति पत्र सौंपे व 15 अक्टूबर को जींद में होने वाली प्रदेश स्तरीय रैली का न्योता भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष तनवीर ने कहा कि मौजूदा सरकार में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हर शहर गली कूचे में सरकार के खिलाफ कर्मचारी व आम जन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। यह सरकार गूंगी और बहरी है। ये हमारी 15 तारीख को जो रैली है जींद की में है जाट धर्मशाला में, उसका निमंत्रण देने यहाँ पर हम आए थे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके अलावा जैसे हम असंगठित कामगार की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो झोड़ों की खुदाई है वो 5-5, 7-7 दिन में करके दे देते हैं, जबकि जो भी मनरेगा के मजदूर हैं वो जोड़ जो है मनरेगा मजदूरों से खुदने चाहिए और वो लोग मनरेगा मजदूरों से ना खुदवा के जेसीबी से खुदवाते हैं और ये बड़ा गोलमाल इस हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा जैसे सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है, आशा वर्कर हैं ये बेचारे असंगठित कामगार में ही आते हैं। इनके हालात आज आप हरियाणा प्रदेश में देख सकते हो। हमारी बहन बेटी आशा वर्कर है, वो 1000-2000 रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी उन पर कोई विचार नहीं कर रहे। अब बात अगली खबर की। खबर बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं इंद्रपाल सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की माने तो अब किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचने लगे हैं। वहीं परमल धान की बात करें तो अब तक 3200 कुंटल सरकारी खरीद हो चुकी है और बाजरे की सरकारी खरीद 300 क्विंटल की हो चुकी है। कल छुट्टी होने के कारण किसान आज अपनी फसलों को लेकर मंडी में आ रहे हैं। 1509 प्राइवेट धान ज़्यादातर मात्रा में आ रहे हैं। वहीं आढ़तियों से पता चला है कि जो किसान चंदावली गांव की तरफ से आ रहे हैं वह जाम लगने के कारण उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। इसी के कारण कुछ किसान परेशान भी हैं। देखिए, जब तक हमारे पास धान है वो लगभग 3350 कुंटल के करीब हमारे पास अब तक परमल धान जो सरकार के द्वारा खरीदा जाता है वो आया है, जिसमें से लगभग 3200 कुंटल सरकार के द्वारा खरीद कर लिया गया है। और रही बाजरे की बात, तो बाजरा कम से कम हमारे पास 2200 कुंटल के लगभग आया है और जिसमें कुछ प्राइवेट है और 300 कुंटल के लगभग सरकार के द्वारा खरीदा। जैसे कि कल मंडी बंद थी इतवार के दिन, क्योंकि लिफ्टिंग का समय रहता है और आड़तियों को पहले ही आड़तियों ने एक बता दिया था कि इतवार को अपनी मंडी बंद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो 1509 धान है वो मंडी में आ रहा है। तो उसकी वजह से कल गाड़ियाँ लिफ्ट हुई थी और प्राइवेट मिलर्स के द्वारा वो जो गाड़ियाँ भेजी गई थी उनको लिफ्ट करवा के निकलवाया गया, जिससे कि स्पेस बने। इसलिए कल का जो और आज का जो माल है 1509 काफ़ी मात्रा में हमारे पास मंडी में आ रहा है। अब बात अगली खबर की। खबर कांगड़ा से है, जहां खेलबड़ में जंगल में पेड़ से लटकी एक महिला की साड़ी आपको बता दें सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक राहगीर ने पेड़ से लटकी लाश देखी तो उन्होंने इसकी सूचना पंचायत प्रधान व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है तथा महिला की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। अभी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੱਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ 3:30 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ दूसरे बाल्टी च बोल दिए नहीं इन्हें खुद मेरा मोबाइल चक के ते अपना इन्हें टाइम देखा तो मैं उन्होंने कहा तू बेटा सो जा, ज़्यादा टाइम होंदा उठन का तो मैं भजन कर लेनी है तो उठती हैं। और ये भी इन्होंने बस साथ मिल के करा हुआ जो भी करा हुआ है। पुलिस वाले इनको बचा रहे हैं। 4 दिन से लड़की गायब थी, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। लड़कों की इतनी बुरी हालत हुई, 12-12 1-1 बजे तक लड़के ढूंढ रहे थे। जिनका जाता है उनको पता चलता है। आज ये पब्लिक भी खड़ी है, गाँव के भी खड़े हैं, ये गाँव वाले भी नहीं कुछ कर रहे थे। इनके गांव में कांड हुआ, इन्होंने भी कुछ करा। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके भाई ने शनाख्त कर लिया कि ये मेरी बहन है। और अभी तो फोरेंसिक टीम हमने बुलाई है, वही पहले तो वो मुलाजा करेंगे इसका और वही चेक करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि भी किस बिना वजह से ये हुआ है। सर जो जिसने गलत किया उसको तो छोड़ेंगे नहीं। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर। भाजपा की पहली सूची जारी हुई है। पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें 6 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर से श्रवण कुमार चौधरी, दाता रामगढ़ से गजानंद कुमावत, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया, कोटपुतली से हंसराज पटेल, दूदू से प्रेमचंद्र बैरवा, झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, वस्सी चंद्रमोहन मीणा आदि प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो कुल 41 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की अहम सूची जारी की है। तो 6 सांसदों को भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर भी चुनावी ताल ठोंकते नजर आएंगे। तो राजस्थान चुनाव से जुड़ी अहम खबर, बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 6 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर। भाजपा की पहली सूची जारी हुई है। इस पहली सूची में 41 नामों को शामिल किया गया है। 41 प्रत्याशियों के नाम इस सूची में हैं। आपको बता दें इसमें 6 सांसद चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर, बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। 41 नामों की इसमें घोषणा की गई है, जिसमें 6 सांसद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारे जा रहे हैं। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, 2 ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हुई है। आपको बता दें टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह बड़ी खबर, सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास यह हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है और दोनों ट्रकों में भीषण भिड़ंत के बाद आग लग गई है। तो कानपुर से यह अहम खबर, 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास से यह हादसा हुआ है। 2 ट्रकों का आमने सामने 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है और इसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लगी है। आमने सामने भिड़ंत हुई है दोनों ट्रकों में। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है। कानपुर से अहम खबर, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को रोका है। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है। यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। 2 ट्रकों की बीच भीषण भिड़ंत हुई है। इस दौरान दोनों ट्रकों में आग लगी है।
स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को रोका है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल किया है, ट्रैफिक को रोका है। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास ये घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ गए। मधुर, अगर बात की जाए, दो ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है, किसी तरीके के कोई जनहानि की खबर तो नहीं है, क्या अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहे सजेती थाना क्षेत्र गुजेला नदी के पास का पूरा मामला यहाँ पे तेज रफ्तार का कहर देखने फिर से एक बार मिला है, जिसमें आमने सामने दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस भी मौके पहुंची। पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दे दी है। दमकल विभाग मौके में आगे आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक जनहानि कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कोई ना कोई इसमें कैजुअल्टी जरूर हुई, लेकिन जब तक आग बुझ नहीं जाएगी तब तक कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन आग कितना विकराल है कि भी फायर ब्रिगेड बुझा रही, लेकिन आग बुझी नहीं है। जी हाँ मधुर, अगर बात की जाए इन ट्रकों में आखिर रखा ऐसा क्या था कि इतनी आग इतनी भीषण नजर आई? क्या दोनों ट्रकों के जो डीजल टैंक है उनके जो तेल ऑयल है उससे आग इतनी भीषण हुई है, या इन ट्रकों में ऐसा कोई मटेरियल था जिससे आग इतनी भीषण हुई है? अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आग जैसे ही आदमी सन भिड़ंत हुई उसके बाद तुरंत में आग लग गई है। आग ने विकराल रूप ले लिया है। फायर ब्रिगेड मौके बुझा रही है, उसके बाद ही कुछ कहना होगा कि आग क्या कारण क्या था, आग कैसे लगी, उसमें लगा क्या था। लेकिन अभी तक जो क्षेत्रीय लोगों के बात है उनका साफ ये कहना है कहीं ना कहीं इसमें जनहानि हुई है, लेकिन बुझने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या हुआ है। जी मधुर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कानपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो ट्रकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है और आग इतनी भीषण है कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल किया है, जिससे कि किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, कानपुर से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सजेती थाना क्षेत्र के गुजेला नदी के पास यह हादसा हुआ है, जहां दो ट्रक आमने सामने भिड़े हैं और भीषण भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि दूर दूर तक ये आग काफी दूर से दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बेसवारा क्षेत्रीय कल्याण समिति द्वारा बक्सर डोंडिया खेड़ा में आयोजित समारोह में पहुंचे। उन्होंने अमर बलिदानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने दो बच्चों का अन्नप्राशन भी किया। बेसवारा क्षेत्रीय कल्याण समिति की पत्रिका का विमोचन करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिना किसी का नाम लिए कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अभी एक फिल्म वैक्सीन वार आ रही है, युवा उसे जरूर देखें। उस फिल्म में वह चेहरे बेनकाब हुए हैं जो भारत में रहकर देश के साथ षड्यंत्र करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान के लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत के किसान नौजवान गर्व से सीना ऊंचा कर रहे हैं। यह सब हमारे प्रधानमंत्री की सोच से हुआ है। आज देश व प्रदेश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महिला बिल पारित करा। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का सम्मान और मान बढ़ाया है। तुलना में अगर आप देखेंगे तो 70 उस समय जीते थे, इस बार 103 से अधिक मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते। ये भारत के नए सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। G20 का समिट हुआ है अभी हाल ही में। दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति को देखा है। देश के अंदर 60 स्थानों पर 200 से अधिक सम्मेलन अलग अलग पक्षों, कोई युवाओं को, कोई महिलाओं को, कोई गरीब कल्याण को लेकर के, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई इनोवेशन को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग, कोई टूरिज्म को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग स्थानों पर
अगली खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के ग्राम डुलूपुर निवासी 3 युवक 28 सितंबर को गणेश विसर्जन में गए हुए थे, जहां मार्कंडेय सरोवर में डूबकर उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विधानसभा करहल के ग्राम डालूपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक युवकों को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना भी दी। सांत्वना देते हुए 1-1 लाख रुपए तीनों परिवार को चेक भी दिए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देवरिया जिले में हुए जघन्य हत्याकांड में सही कार्रवाई होने की बजाय 2 जातियों की राजनीति हो रही है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे कोई माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आप लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है। 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर होंगे। लोकसभा समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी। के धार्मिक आयोजन हो, सरकार की जानकारी में हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना, ये सरकार की लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो गांव के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर पहले से पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था और पर्यटन विभाग जानबूझ करके गहरे गहरे गड्ढे खुदवा रहा था। और इतने गहरे गड्ढे खुदे हैं कि जो लोग इस धार्मिक आयोजन में आए उन्हें जानकारी नहीं थी कि आगे कितना गहरा गड्ढा है, जिसके कारण जब वहाँ पर लोग गए तो कई लोग डूब गए और जिसमें 3 लोग नहीं निकल पाए, 3 लोगों की जान गई, 1 बच्चे का इलाज हुआ। और बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कांसीराम की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दलित संवाद गौरव संवाद अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए कांग्रेस दलित परिवारों से जुड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस इस अभियान में दलित बस्तियों में चौपाल करेगी और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के इस अभियान के तहत तकरीबन 4000 रात्रि चौपाल करेगी कांग्रेस। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस दलित वोटरों को अपने खेमे में जोड़ने का प्रयास करेगी, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले तो कांसीराम जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कांसीराम जी ने बहुजन मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करती रही और कांसीराम द्वारा बनाया गया बहुजन समाज है वह कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहेगा और आगे रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या के अनुपात देखिए, सबसे पहले तो हम मान्यवर कांसीराम जी के मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो बहुजन नायक थे और वो केवल मूवमेंट जो बहुजन मूवमेंट था उसको अपने पूरे जीवन, जब से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया तब से लास्ट दम तक, मरते दम तक उन्होंने बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से संविधान दिवस 26 नवंबर तक दलित गौरव संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हर विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग संपर्क करेंगे। और हमने एक दलित अधिकार मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें हम लोग उनसे उनकी क्या मांगे हुए हैं सरकार से वो करेंगे नोट और आगे प्रेषित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में आज कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत की है। आज 9 अक्टूबर यानी कांशीराम की पुण्यतिथि पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। कांग्रेस का पूरे प्रदेश में दलित जितने हैं उनको टारगेट करने का है कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। ये साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए कांग्रेस जो दलित वोटर है उसको अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस को इसका कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो अभियान है वो 9 अक्टूबर से लेकर संविधान दिवस तक चलाया जाएगा। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ।
अब बात अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा फलस्तीन के समर्थन में मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान छात्रों ने धार्मिक नारे भी लगाए थे। मामले पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहाँ के वर्तमान बीसी रजिस्ट्रार कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और अन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी। अलीगढ़ के एसएसपी भी इसमें संज्ञान लेंगे। आपको बता दें कि इस खबर पर अहम अपडेट यह है कि एफआईआर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। सांसद ने कहा कि मैं भी शिक्षा मंत्री, बीसी और रजिस्ट्रार तीनों से बात कर इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसे प्रदर्शन करने वाले छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम खराब कर रहे हैं और मैं कठोर कार्रवाई करवाऊंगा, यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, छात्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के वर्तमान बीसी रजिस्ट्रार दोनों कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी और हमारे अलीगढ़ के कप्तान भी संज्ञान लेंगे, इन पे चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। मैं भी शिक्षा मंत्री जी से और बीसी और रजिस्ट्रार जी से तीनों से बात करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही प्रदर्शन करने वाले छात्र, इसी तरह से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ। अब बात अगली खबर की। खबर देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हुई सामूहिक नरसंहार में 6 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के पैतृक संपत्ति व ग्राम सभा जमीन की तहसील प्रशासन के द्वारा पैमाइश कराई जा रही थी कि उसी दौरान आसपास के हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने व तितर बितर करने के लिए पुलिस को सख्त होकर खदेड़ना पड़ा। गाड़ी वाला बनाइएगा भैया, गाड़ी गिरा है। आज तो शासन ने नापी के लिए किया था कि तो उच्च सीमांकन के लिए प्रशासन के लोग आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने आपत्ति उस पर किया उन लोगों से कि जो आप लोग नापी कर रहे हैं वो उसका जो पत्थर गड़ा हुआ है वहाँ से होना चाहिए, लोग पत्थर ही नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन का ये कहना है कि हम लोग नापी करने दीजिए, कोई गलती होगी तो आप लोग आपत्ति करिएगा। तो शासन प्रशासन अपने हिसाब से नापी कर रहा है, लेकिन अभी कोई सीमा उसकी नहीं मिल पा रही। ये पहले जो है पैमाइश हुई थी उस दिन, तो उसके आधार पर रिपोर्ट बन के दाखिल हो गई थी। आज जो पैमाइश हो रही है आदेश के पहले वाली पैमाइश है। इस आदेश से इस पैमाइश के बाद जो फाइनल होगा वो तहसीलदार आदेश करेंगे। कितने लोगों घरों की पैमाइश हो रही है आज? सभी ग्राम समाज के नंबरों, किसी के घर की नहीं हो रही, ग्राम समाज के नंबरों के। पैमाइश के दौरान अभी हालात बिगड़े थे, काफ़ी तनावपूर्ण। कोई नहीं बिगड़ा था, ये सब होता रहता है ऐसी घटनाओं में, और कोई हालात नहीं बिगड़ा था। कुछ लोगों का आक्रोश था, अपना ठंडा हुआ गए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीरा नगर कस्बे की है, जहां लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर जलाने का आरोप लगाया है। दहेज के लालच में बीमार बहू को सोते समय जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में बहू अस्पताल में भर्ती कराई गई। हम रहते हैं ऊंचे आर में 12 देवी नगर कंदरामा से। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को जला के मारा गया है। किसने मारा है? ससुराल वालों ने। पूरी बात बताइए। अरे उसकी आज तबीयत खराब थी, 15-20 दिन से मैं फ़ोन करता रहा कि उसका इलाज करा दो, इलाज करा दो, नहीं इलाज कराया। फिर फ़ोन मैंने किया शाम को लगभग 5:30 के आसपास, तो तब भी कोई नहीं गया। उसके बाद इसकी लड़की का मेरा फ़ोन आया कि पापा आग लगा दिया, आग लगा दिया। तो हम लोग रात के लगभग 9:30, 11, 10 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये हमारे पास एक प्राची नाम की युवती जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, ऊंचा सीएससी से रेफर होकर आई हैं। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि आग लगने से काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हो गई हैं, जिनको भर्ती करके उनका इलाज चल। अब बात अगली खबर की। खबर औरैया से, जहां व्यापारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने पालिका की दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि, नामांतरण शुल्क में वृद्धि, वारिसान नामांतरण को पूर्व की भांति निःशुल्क करने की सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को जिलाधिकारी औरैया से मिलकर समाधान करने का भरोसा दिया है। इस दौरान भानु प्रताप
भानु राजपूत, प्रशांत, पुनीत कपूर, वीरेंद्र पाठक, संजीव पोरवाल, मनोज पोरवाल सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। आज बाजार के व्यापारी शिकायत किए कि किराया बढ़ा दिया गया है और तमाम नियम लागू कर दिए गए हैं जो गलत है, व्यापारियों के हित में नहीं है। इसलिए चेयरमैन को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, नगरपालिका अध्यक्ष पुनर्विचार करना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये व्यापारियों के विरोध मानसिकता से काम कर रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष, इसलिए इन्हें व्यापारियों से के हित में काम करना चाहिए और उसमें जो है पुनर्विचार करके जो है व्यापारियों के हित में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जो है ज्ञापन के कहा है कि जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देके कि मेरी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और हम व्यापारियों के साथ न्याय करवाया जाए। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।